तो इस नए चैनल पर आप सबका स्वागत है और मुझे बहुत खुशी है कि इस बातचीत के लिए आप यहाँ पर आए। मैं सोच रहा था कि किस टॉपिक से हम शुरू करें। बहुत सारे सुझाव थे, मेरे मन में भी थे। अंत में तय हुआ कि कोई ऐसा टॉपिक ले जो बहुत ही बेसिक सा हो, जो हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी हो, जिसका महत्व हो। और मुझे पता नहीं क्यों, अगर मैं सोचता हूँ कि इस चैनल की शुरुआत मैंने क्यों की, इसका पर्पस क्या है, अगर एक पर्पस तय करना हो, बाकी पर्पस तो सारे होते ही हैं। प्रसिद्धि की चाह भी एक पर्पस हो सकता है इसका, सबके मन में होता है तो मेरे मन में भी होगा ही। लेकिन अगर मैं सोचूं कि इसका दरअसल एक ईमानदार पर्पस क्या है इस चैनल का, तो मुझे लगता है कि मैं अपने कंट्रीब्यूशन के तौर पर यह चाहता हूं कि हमारा समाज सोचने विचारने की प्रक्रिया में बेहतर समाज बने। हम एक सेंटिमेंटल समाज के रूप में ना हो, हम एक इंटेलेक्चुअल समाज भी तो हो। सामाजिक चर्चाओं में, विमर्शों में थोड़ी गहराई हो, चिंतन बेहतर हो। हम अफवाहों से क्यों बहें। इसलिए सोचा कि पहला टॉपिक क्यों ना यही रखें कि सोचा कैसे जाए, फैसले कैसे किए जाए। मैं क्लास में एक कहानी अक्सर सुनाता हूं पंचतंत्र की, थोड़ा बदल के सुनाता हूं। पंचतंत्र आप जानते हैं, विष्णु शर्मा का एक कहानी संकलन है प्राचीन काल का। उसमें कई ऐसी कहानी है जो हमें नॉर्मल लाइफ के बारे में, सामान्य जीवन के बारे में एक लेसन देती हैं, सीख देती हैं। उसमें एक कहानी का नाम था, अगर मुझे ध्यान है, मैं स्कूल में पढ़ता था, उसका नाम था पंडित की बकरी। कहानी थोड़ी सी अलग थी, मैं उसे थोड़ा सा अलग करके आपको सुनाता हूं ताकि आज के परिवेश में उसका महत्व ज्यादा समझ में आए। कहानी ये है, मैं फिर बता रहा हूँ, कहानी में बदल के सुना रहा हूँ ताकि बाद में कोई हमला ना करे कि नहीं कहानी तो ये थी, बदल कैसे दी। उस कहानी में ये था कि एक पंडित जी एक बकरी खरीद के जा रहे हैं। 3 लोगों को लालच है कि बकरी खाएंगे हम। उनको बेवकूफ बनाने के लिए एक ने कहा कि कुत्ता कहाँ ले जा रहे हो, एक ने कहा कि आप कौन सा पशु बताया, मेरा 3 पशुओं के नाम बोले कि ये कहाँ ले जा रहे हो, वो कहाँ ले जा रहे हो। उन्हें कंफ्यूजन हो गया कि जरूर कोई बहुरूपीय जानवर है, तो छोड़ के भाग गए। मैं इस कहानी को थोड़ा सा मोल्ड करके सुनाता हूँ कि एक बार एक आदमी एक छोटा सा बछड़ा खरीद के जा रहा था, सुंदर सा, और 3-4 चोरों की नजर पड़ी। उनका मन हुआ कि काश ये बछड़ा हमें मिल जाए, सस्ता मिल जाए, आधे दाम पे या उससे कम पे मिल जाए, तो क्या करें। तो उन्होंने एक साजिश की। बारी बारी वो उस व्यक्ति से रास्ते में मिले। पहले एक व्यक्ति मिला एकदम सीरियस चेहरा बना के। उसने कहा, अरे पंडित जी, बकरी कितने की ली। पंडित जी ने कहा, यार ये तो बछड़ा है, बकरी थोड़ा ना है। तो वो बड़े अच्छे से हंसा, उसने कहा ये बछड़ा है। अच्छा, इतना कह के मुस्कुराते हुए निकल गया वहां से। पंडित जी को लगा अजीब गधा आदमी है, फिर देखा है तो बछड़ा ही। उसका उतना ही काम था, किया और निकल गया। अब वो आगे चल रहे हैं, करीब 100-200 मीटर के बाद एक दूसरा आदमी अलग जगह से आया। इनके बीच में आपस में साठ-गांठ है, ये इनको नहीं पता है। दूसरा आदमी आया और आके बोला, वाह पंडित जी, कितनी मोटी बकरी है, एकदम बछड़ा लग रही है देखने में तो। अब इसको लगा कि ये तो मामला फंस गया। ध्यान से देखा, बोला नहीं यार, मैं तो बछड़ा ही लाया हूँ। बोला वही तो मैं कह रहा हूँ, देखने में लग रहा है एकदम, लेकिन है मोटी बकरी। ये कह के वो भी निकल गया। फिर 1 किलोमीटर बाद तीसरा मिला और उसने कहा, पंडित जी बस ऐसी ही बकरी चाहिए मुझे भी, कहाँ मिलेगी ऐसी बकरी। उसने कहा, फिर पंडित ने फिर थोड़ा धमकाते हुए कहा कि यार ये बछड़ा है भाई। लेकिन अब वो दबाव कम बना रहा था, वो खुद दबाव में था। तो वो भी ठहाका मार के ऐसा बोला, बछड़ा ऐसा होता है, अच्छा, ये करके चला गया। और फिर चौथा आदमी जो असली था उनका मास्टरमाइंड, चीफ कॉन्स्पिरेटर, फिर वो आया पैसे गिनते हुए। उसने कहा, अरे अरे अरे, ऐसा ही बकरा चाहिए, ऐसी बकरी चाहिए, कितने की मिलेगी, कितने की मिलेगी। तो पंडित जी को लगा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं तो बकरी खरीद के ले आया बछड़े के नाम पे या बछिया के नाम पे।
फिर लगा घर जाऊंगा घर पे पिटूंगा, इससे अच्छा नुकसान कम कर लेता हूं। तो एज्यूम कीजिए कि उस जमाने में 100 रुपए के आसपास का लिया था, तो उन्होंने बताया कि मैंने 100 का लिया है। प्लस 100 का, बकरी तो 20 रुपए की आ जाती है, लेकिन ये इतनी तंदुरुस्त है, अगर आप चाहें तो मैं इसके बदले आपको 40 रुपए दे सकता हूँ। और पंडित जी को लगा कि यार चलो 60 का नुकसान सही, कम से कम 80 का तो नहीं होगा, और 40 का उसको दिया और खुश होकर घर लौटे कि बच गया आज तो। अब ये जो पंचतंत्र की कहानी है, ये इसलिए है कि जब हम जीवन में निर्णय करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऊट पटांग से इनपुट्स आते हैं, और यदि आप बहुत समझदार इंसान नहीं हैं तो इस बात का पूरा खतरा है कि कोई ना कोई कभी ना कभी आपको बेवकूफ बना ही देगा। और हम जिस दौर में हैं, हम तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के दौर में हैं, सारा ज्ञान ही वहां से आता है। सोशल मीडिया, आप लोग मोबाइल फोन के मरीज हो चुके होंगे मेरे ख्याल से, मैं भी आधा मरीज हूँ, आप भी होंगे ही, आप तो नई जनरेशन के लोग हैं, ज्यादा मरीज होंगे। बिना वजह के मोबाइल फोन खोल लेते होंगे, फिर उस पर करते रहते होंगे ऐसे ऐसे, रील देख रहे हैं तो रील ही देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं तो शॉर्ट्स ही देख रहे हैं, मन ही नहीं भर रहा है। फोन देखते देखते थक गए और फोन रखा, और 1 मिनट के बाद फिर फोन उठा लिया कि थक गए हैं, क्योंकि डोपामाइन रिलीज होता है आजकल फोन देखने से। ये एडिक्शन है, खतरनाक एडिक्शन है। और हर वीडियो में कुछ ना कुछ मैसेज कन्वे हो रहा है। इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा कभी नहीं आई हमारे आसपास जितनी आजकल आ रही है, और वो भी ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में आ रही है। अखबारों के दौर में लिखित सूचना आती थी, केवल साक्षर लोग पढ़ते थे, बाकी पढ़ते ही नहीं थे। आज के दौर में ऑडियो है, विजुअल है, टेक्स्ट है, हर भाषा में है, कोई व्यक्ति बच ही नहीं सकता। और अगर किसी समूह के पास ताकत हो, उसके पास 10,000 ऐसे बेरोजगार हों जिनको काम दिया जाए कि दिन में 500-500 मैसेज भेजने, हर मैसेज के बदले 2 रुपए मिलेंगे, तो कोई समूह पूरे समाज को अपने तरीके से सोचने के लिए मजबूर कर सकता है। महाभारत का सोच के देखिए, महाभारत का युद्ध है, एक तरफ पांडव हैं, एक तरफ कौरव हैं। पांडवों के साथ में कृष्ण है। नैतिकता के लिए जरूरी है कि पांडव जीतें और कृष्ण इस पूरी योजना के साथ वहां पर हैं। पर पांडव जीत नहीं पा रहे, जिसके कई कारणों में से एक ये है कि कौरवों की सेना में द्रोणाचार्य भी हैं, उनका पुत्र अश्वत्थामा भी है। द्रोणाचार्य गुरु तो पांडवों के भी हैं, कौरवों के भी हैं, पर वो राजधर्म का पालन कर रहे हैं, क्योंकि वो जिस राज्य के साथ हैं उसके साथ खड़े हैं। पांडवों की सेना उनको हरा नहीं पा रही है, और अंत में कृष्ण को समझ में आता है कि पांडवों को जितवाने के लिए कुछ कूटनीति का सहारा लेना होगा। कृष्ण कूटनीति के शिखर हैं। वो युधिष्ठिर से एक बात कहते हैं, पर युधिष्ठिर तैयार नहीं है एक गलत बात कहने के लिए, और अंत में कृष्ण अपनी पूरी कूटनीतिक ताकत का इस्तेमाल करके सिचुएशंस बनाते हैं। एक हाथी अश्वत्थामा नाम का, उसकी हत्या होती है। बात फैलाई जाती है कि अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम भी है, और द्रोणाचार्य अचानक हताश होने लगते हैं। उन्हें फिर भी लगता है कि एक बार मैं खबर को ऑथेंटिकेट कर लूं, प्रामाणिक है या नहीं चेक तो कर लूं। तो वो अपने समय के सबसे प्रामाणिक व्यक्ति युधिष्ठिर से पूछते हैं। युधिष्ठिर धर्मराज हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। पूरी पांडवों की सेना ने, टीम ने जब उनसे कहा, वो तब भी तैयार नहीं हुआ कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन अब झूठ नहीं है, अश्वत्थामा की हत्या हुई है, हाथी की हुई है, तो क्या हुआ, हुई तो है ही। और तब भी वो चाह रहे हैं कि मैं पूरी बात बोलूं। द्रोणाचार्य ने पूछा, क्या अश्वत्थामा मारा गया? युधिष्ठिर कह रहे हैं, अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा। अश्वत्थामा मारा गया, आदमी था या हाथी था। लेकिन जैसे ही नरो वा कुंजरो वा कह रहे हैं, ठीक उसी क्षण में बहुत तेज शंख बजता है कृष्ण का, और उस शंख की आवाज में द्रोणाचार्य सुन नहीं पाते पूरी बात।
और क्योंकि वो सुनते हैं सिर्फ इतना कि अश्वत्थामा मारा गया, वो हताश हो जाते हैं, हथियार छोड़ देते हैं, युद्ध भूमि में जमीन पर टिक के बैठ जाते हैं और इसी क्षण का फायदा उठा के धृष्टद्युम्न उनकी हत्या कर देता है। मैं सोचता हूं कई बार कि द्रोणाचार्य इतने योग्य व्यक्ति थे, यदि मिस इन्फॉर्मेशन से या मैनिपुलेटिव इंफॉर्मेशन से उनको भी एक गलत तथ्य के प्रति आश्वस्त किया जा सकता था, तो आज के दौर में जब हर तरफ सोशल मीडिया के हमले हैं, कैसे कोई व्यक्ति सही फैसले करे? अगर द्रोणाचार्य उस आवाज को सुन पाते, नरो व कुंजरो वा, तो शायद उनका फैसला बदल गया होता, शायद युद्ध की कहानियां अलग होती। पर किस तरह से सूचनाएं पहुंचे, कौन सी सूचनाएं ठीक से न पहुंचने दी जाएं, कैसे कंटेक्स्ट से बात को हटा दिया जाए, अगर सूचना देने वाले इसमें माहिर हों तो समाज क्या करे, आम आदमी क्या करे, द्रोणाचार्य जैसा महान चिंतक क्या करे। और इसलिए कुछ बातें जो मुझे लगता है कि होनी चाहिए इस मसले पर। मैं तो अपना जीवन लगभग 2/3 जी चुका हूं, बाकी तो पता भरोसा तो कल का भी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर मैं भारत की सामान्य आयु के हिसाब से देखूं तो 2/3 जी चुका हूं। आप 1/3 वाले हैं, तो आपके जीवन में बड़े फैसले बाकी हैं। अधिकांश की शादी भी शायद नहीं हुई आप लोगों के ना, चेहरे ही बता रहे हैं आपके, चमक रहे हैं ना अभी। तो आपको बड़े फैसले करने हैं, और फैसला करना हर दौर में मुश्किल था, आज के दौर में सबसे मुश्किल है। तो कुछ सावधानियां कि जब आप फैसला करें जिंदगी में तो किन सावधानियों को बरतें ताकि गलतियां कम से कम हो। गलतियां उसके बाद भी होंगी, कौन है जो गलती नहीं करता है फैसले में? सब करते हैं, आप भी करेंगे, पर गलतियां कम हो, सही फैसले ज्यादा हों। मेरे एक फेवरेट दार्शनिक हैं जीन पॉल सार्त्र, फ्रेंच फिलोसोफर हैं। उनके दर्शन का सार अस्तित्ववाद कहते हैं, एग्जिस्टेंशियलिज्म कहते हैं। उसका सार ये है कि अपनी जिंदगी की कहानी हम लोग खुद लिखते हैं, और किस चीज से लिखते हैं? अपने फैसलों से लिखते हैं, निर्णयों से लिखते हैं। आपने किसी परिस्थिति में क्या फैसला लिया, इससे आपके जीवन की आगे की कहानी लिखी जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि टॉपिक थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, तो इसका नाम रख लेते हैं निर्णय। सही निर्णय लेने में क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए, बेसिक सी बात इतनी सी है। जब आपके मन में कोई सवाल है तो सवाल पूछिएगा, पहले मैं अपनी बात रखता हूं, फिर आप सवाल पूछिएगा। जब भी कोई निर्णय लेने की प्रक्रिया में आप उतरते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है ये देखिए कि निर्णय की प्रक्रिया में उतरने से पहले आप निष्पक्ष और तटस्थ हैं या नहीं हैं। एक शब्द होता है तटस्थ, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूट्रल। तटस्थता को न्यूट्रलिटी बोलते हैं। इससे मिलता जुलता एक प्रसंग है निष्पक्ष, या निष्पक्षता कह लीजिए, इसको बोलते हैं इम्पार्शियल होना या इम्पार्शियलिटी एज ए क्वालिटी। ये मैं कह रहा हूं कि निर्णय की प्रक्रिया में उतरने से पहले, बाद में तो जो होगा देखेंगे। जैसे हमारा समाज इस समय बहुत सारे सामाजिक राजनीतिक मुद्दों से घिरा हुआ है। जैसे एक मुद्दा कुछ दिन पहले आया, जो हिजाब का मुद्दा जिसको हम कहते हैं, कर्नाटक से एक डिबेट उठी हिजाब की। फिर एक मुद्दा आजकल चल रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, जो कि हो सकता है कि जल्दी ही किसी रूप में हमारे सामने आए। फिर पॉपुलेशन बिल के बारे में बात चलती है आजकल। उत्तर प्रदेश में आया भी था, और अभी कुछ और राज्यों में आने की बात है, शायद सेंटर में भी आए। एक मुद्दा पिछले कुछ दिनों से कन्वर्जन का आप सुन रहे होंगे, धर्मांतरण का। लव जिहाद का मुद्दा सुन रहे होंगे। सारे मुद्दे हमारे सामने आते रहते हैं। हम इन सब पे बात करेंगे समय के साथ, धीरे धीरे इन सब पे बात करेंगे। पर किसी टॉपिक पर बात करने से पहले देखना जरूरी है कि हम पहले से फैसला ले तो नहीं चुके हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत हमारे समाज की है कि फैसले पहले हो चुके हैं, विचार बाद में होता है। सही प्रोसेस तो ये कि पहले विचार हो, फिर फैसला हो, और फैसला पहले होता है।
मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, हर धर्म के लोग। मतलब वैसे तो मैं बहुत ही अकेले टाइप का आदमी हूँ, दोस्त ज़्यादा है ही नहीं, पर जो हैं उनमें मतलब डाइवर्सिटी ठीक-ठाक है। मैंने क्लासेस में भी देखा और मैंने पाया कि हिजाब की बात आते ही कोई मुस्लिम बच्चा जनरली इस भाव से देखता है कि नहीं ये गलत हो रहा है हमारे साथ, और कई हिंदू बच्चे इस भाव से देखते हैं कि एकदम सही और होना चाहिए और होना चाहिए। और मजे की बात है कि टॉपिक क्या है ना इसको पता है ना उसको पता है। कर्नाटक हाई कोर्ट का जजमेंट क्या है 128 पेज का, ना इसने पढ़ा ना उसने पढ़ा। कर्नाटक सरकार का क्या डायरेक्शन आया था, रूल क्या था, ना इसने पढ़ा ना उसने पढ़ा। और फैसले का एग्जैक्ट मतलब क्या है किसी को नहीं पता। पर हम टॉपिक शुरू होने से पहले ही राय बना के चलते हैं। E.H. कार एक बड़े अच्छे विद्वान हुए हिस्ट्री में, उनकी एक किताब है बड़ी अच्छी, हिस्ट्री, इतिहास क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री। बड़ी अच्छी किताब है। उन्होंने साबित किया कि हिस्ट्री के बारे में आप कुछ भी कह लीजिए, कितने फैक्ट्स हैं, इतने प्रमाण हैं, सब बेकार की बातें हैं। अंततः इतिहासकार के दिमाग में जो बैठा हुआ है वो साबित वही करता है। इसलिए मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन लिखेंगे तो आप पाएंगे सबके निर्णय लगभग एक जैसे आते हैं, और जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस हैं उनके फैसले एक जैसे आते हैं हमेशा। किसी हिस्टोरिकल फिगर को लेकर सोच लीजिए, अकबर की बात कर लीजिए, औरंगजेब की बात कर लीजिए, एक धारा के फैसले हमेशा एक से आएंगे, दूसरी धारा के फैसले हमेशा एक से आएंगे। ऐसी माइंडसेट से अगर हम चलेंगे, और हमारी यूनिवर्सिटीज में भी तो यही होता है। बहुत रोचक बात है, यूनिवर्सिटीज में टीचर्स बटे हुए हैं कि ये मार्क्सवादी है, ये भाजपाई है। और मैं सोचता हूँ कि जो आदमी देश को पढ़ाने की जिम्मेदारी संभालता है यूनिवर्सिटी में, वो एक विचारधारा से बंध कर चीजों को देखने का आदी कैसे हो सकता है? उसके अंदर इतना वैचारिक साहस क्यों नहीं है कि किसी मुद्दे पर मेरी विचारधारा से बेहतर राय किसी और विचारधारा की भी हो सकती है? ये साहस क्यों नहीं है? और इसलिए जो बात यूनिवर्सिटीज तक में मिस होती है तो समाज में तो कहां से आएगी? विश्वविद्यालय का तो काम है समाज को सही दिशा देना, वही नहीं है तो समाज में कहां से आएगी? पहले कोशिश कीजिए न्यूट्रल होने की, तटस्थ होने की, कि मुद्दे को समझने से पहले ना मैं इस तरफ हूं ना मैं उस तरफ हूं। हिजाब की बात है, मुझे नहीं पता, मैं पहले स्टडी करूंगा पूरा। स्टडी करने के बाद मामला ठीक लगेगा तो मैं कहूंगा हाँ ये ठीक है, गलत होगा तो बोलूंगा गलत है। पहले क्यों फैसला करूं? ये तो बहुत बेसिक सी बात है। न्यूट्रलिटी ही जब रियल सिचुएशंस में आती है उसको बोलते हैं निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी इन द स्पेसिफिक सिचुएशंस। और ध्यान रखना है, निष्पक्ष नहीं रह पाने के भी दो तरीके होते हैं। निष्पक्ष का मतलब है कि भाई मैं एक्स और वाई के झगड़े में ना एक्स की तरफ हूं ना वाई की तरफ हूं। जैसे मान लीजिए दो बच्चों में झगड़ा हो जाए और उनमें से दोनों की मम्मियां नीचे आ जाएं। जनरल परसेप्शन ये है कि मम्मी बच्चों के झगड़े में अपने बच्चे का पक्ष लेगी। ये ऐसा नहीं कि सोशल कंस्ट्रक्ट की बात हो रही है, बायोलॉजिकल लेवल बात चल रही है, क्योंकि मदर्स का लव आमतौर पे अनकंडीशनल माना जाता है। और ये बात मैं जो कह रहा हूं मैं अफवाहों के बेस में नहीं कह रहा हूं। एरिक फ्रॉम बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक है, उनकी किताब है द आर्ट ऑफ लविंग, उसके बेस पे कह रहा हूं। मदर्स का लव आमतौर पर अनकंडीशनल होता है कि मेरा बच्चा परेशान है तो फिर मैं अपने बच्चे के साथ हूं, मुझे विचारधाराओं से, राष्ट्र, समाज, राजनीति, इन सबसे मतलब नहीं, मुझे बच्चे से मतलब है। इसलिए यदि कोई मदर बहुत ऑब्जेक्टिव है अपने बच्चे के मामले में तो बहुत बड़ी बात है। जनरली इस बात की संभावना ज्यादा है कि वो थोड़ा सा उसके पक्ष में खड़ी होगी। पिता लोग जिस प्रोसेस से आगे बढ़ते हैं उसमें इस बात का खतरा ज्यादा होता है या संभावना ज्यादा होती है कि वो ऐसे मामलों में बहुत ज्यादा अपने बच्चे के पक्ष में झुके हुए ना दिखें। कभी कभी नहीं भी होंगे, लेकिन उसमें भी खतरा है। कभी कभी हम खुद को इम्पार्शियल दिखाने के लिए दूसरे पक्ष के पक्ष में झुक झुक जाते हैं। आपने कई पिताओं को देखा होगा कि दो बच्चों में झगड़ा हुआ, उनमें से एक उनका है, जाति अपने वाले को मारना शुरू करते हैं सीधा कि तू नहीं बदमाशी की होगी, आदत दिखाने के लिए देखो मैं कितना निष्पक्ष हूं। ये निष्पक्षता नहीं है। निष्पक्ष होने का मतलब ये नहीं है कि अपने पक्ष के विरुद्ध खड़े ही हो जाना है हमेशा।
और निष्पक्ष होने का मतलब ये भी नहीं है कि दूसरे पक्ष के विरोध में खड़े हो जाना है। जाके सुनना है, दोनों बच्चों की बात सुननी है कि हाँ बेटा तुम बताओ क्या पर्सपेक्टिव है, तुम बताओ क्या पर्सपेक्टिव है, उसके बाद जो सही फैसला वो करना है। क्यों मैं दूसरे बच्चे के सामने साबित करने के लिए कि मैं निष्पक्ष हूं अपने बच्चे को पीटना शुरू कर दूंगा? इसलिए जब भी किसी मुद्दे पर बहस करनी हो ना, आपके सामने फैसले आएंगे कि शादी इससे करूं कि इससे करूं। पहले से नहीं बना लेना दिमाग में, पहले सब बातों को जान लेना है। निष्पक्ष रहिए, तटस्थ रहिए, सब पक्षों को जानिए, फिर फैसला कर लीजिए। उससे ही पूछिए कि उसकी चॉइस भी है कि नहीं है। ऐसा थोड़ा सिर्फ आपकी चॉइस का मामला है, उसकी भी तो होनी चाहिए। तो ये पहला स्टेप है कि आप जब किसी प्रोसेस में उतरें तो पहले कोशिश कीजिए कि राय पहले से ना बनी हो, क्योंकि फैसला पहले कर लिया फिर तो बेकार की बात है ना। फैसला पहले ये कि हिजाब तो होना ही चाहिए, फिर आपने विचार करना शुरू किया और आप ढूंढ रहे हैं चुन चुन के वो तर्क जिससे वही साबित हो जाए जो पहले ही आपके मन में साबित हो चुका है। फिर काहे का आप विचार विमर्श कर रहे हैं? ये पहला स्टेप है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसकी नंबर 2 हो गई यहां से, ठीक है। तो जब हमें शुरुआत का प्रोसेस समझ में आया, अब प्रोसेस ये है कि जब हम जजमेंट की तरफ बढ़ेंगे तो हमें क्या क्या जानना है उस मुद्दे पर फैसला करने से पहले। तो सेकंड स्टेप है जो आपका इनपुट है। इनपुट कलेक्शन कैसे होना चाहिए? इनपुट का मतलब वो सारी जानकारी है जिनके बेस पर आप फैसला करेंगे, है ना। आपकी भाषा में कि वो लड़का कैसा है, वो लड़की कैसी है, उसके बारे में 10 जानकारी जुटा लेनी है पहले। तो जो इनपुट्स आप लेंगे, पहली बात तो इनपुट्स एडिक्वेट होने चाहिए, नहीं तो क्या होगा, अश्वत्थामा तो इसके बाद का लिया ही नहीं। अगर उसके बाद भी सुन लिया होता तो शायद वैसा ना होता। तो हड़बड़ी में फैसला नहीं करना है, पहले इनपुट पर्याप्त लेना है। और एक नियम होता है नेचुरल जस्टिस का। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी केस, बहुत फेमस केस है 1978 का, आर्टिकल 21 के बारे में है, उसमें बड़ी अच्छी बात कही। आप लोग क्योंकि शायद यूपीएससी की तैयारी भी करते हैं आप में से अधिकांश लोग, तो आप जानते होंगे 1973 में संविधान के मूल ढांचे का कंसेप्ट आया था 24 अप्रैल को केशवानंद भारती केस में। उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने बीच बीच में कुछ फैसलों में यह बताना शुरू किया कि यह चीज भी संविधान का मूल ढांचा है। मेनका गांधी केस में जिक्र करते हुए बात आई कि जो आर्टिकल 14 है संविधान का, जो कहता है कि समानता का अधिकार है, उसमें लिखा भले ना हो पर उसके अंदर निहित है पर्याप्त सुनवाई का अधिकार, राइट टू एडिक्वेट प्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब कोई भी अदालत, कोई भी कमीशन, कोई भी अथॉरिटी, वो पासपोर्ट अथॉरिटी के बारे में था, पासपोर्ट ऑफिसर के बारे में था, कोई भी सरकारी अधिकारी किसी व्यक्ति का पक्ष सुने बिना, यानी कि दूसरा पक्ष सुने बिना कोई फैसला नहीं कर सकता है। ये जरूरी है और ये संविधान का मूल ढांचा है। सरकार का कोई भी अधिकारी आपके खिलाफ कोई फैसला बिना आपको सुनवाई का मौका दिए कर ही नहीं सकता है। हाँ, सुनवाई का मौका दे, आप कहें कि मुझे कुछ कहना ही नहीं है तो कर सकता है, पर आपको चांस मिलना चाहिए। अगर आपने एक पक्ष को सुना और दूसरे पक्ष को सुना ही नहीं, है ना, एक फर्स्ट पार्टी है, सेकंड पार्टी है, और कई बार क्या होता है चीजें इतनी अलग होती हैं, एकदम अलग हो जाती हैं। जैसे मुझे ध्यान है एक बच्चे की कहानी, एक फादर और उसके बच्चे की कहानी। एक बच्चा मुझे एक बार मिला, हमारे ही एक मतलब दोस्त के परिवार का बच्चा। बात करते, मुझे बच्चों से बात करना बड़ा अच्छा लगता है, बच्चों को भी जनरली मुझसे बात करना अच्छा लगता है, हमारी अच्छी छनती है बच्चों के साथ। तो मैंने उससे हालचाल पूछा, फिर मैंने कहा और बताओ लाइफ में क्या चल रहा है। तो बच्चे अपने अफेयर वफेयर सब मुझे बता देते हैं बहुत जल्दी, 5-10 मिनट के अंदर सब ओपन हो जाते हैं, फिर सब बताते रहते हैं। तो खैर वो तो दूसरी बात थी। उससे मैंने पूछा कि बताओ बेटा सब चल रहा है जीवन में, तो उसे सब बताया, सब बातें। बात करते करते अचानक मुझे फील हुआ कि वो अपने बाप को लेकर बहुत नाराज है। तो मैंने कहा कि क्या हुआ? बोला देखो मेरे स्कूल में ट्रिप जा रहा है, सारे बच्चे जा रहे हैं, मैं ही नहीं जा रहा, पापा ने मना कर दिया। मैंने कहा यार पापा ने क्यों मना किया होगा? क्योंकि ज्यादा खर्चा भी नहीं था, उसके पापा की इनकम को देखते हुए खर्चा भी ऐसा नहीं था कि ना कर पा रहे हो। वो इतना गुस्से में था, बोला मुझे तो लगता है कि नाले से उठा के लाए थे मुझे।
क्योंकि सारे बच्चे जा रहे हैं, एक महीने। अच्छा, बच्चे बहुत जल्दी फैसला करते हैं कि नाली के पास से आए हैं और नाली पता नहीं क्यों चुनते हैं, सड़क के पास से बोल दे रही, नाली ही चुनते हैं सब बच्चे कि नाली के पास से लाए गए थे। या तो अपना हुलिया देखते होंगे शीशे में, उसको उसको देख के ज्यादा क्लोज लगता होगा कि नाली के पास से आए। तो मैंने कहा यार मुझे भी ठीक नहीं लग रहा है। अच्छा, मुझसे कोई व्यक्ति पूछे कि बच्चों का ट्रिप जा रहा है स्कूल का, अपने बच्चे को भेजूं या ना भेजूं। अच्छा, बेटे में लोग तैयार रहते हैं, बेटी को लेकर ज्यादा सोचते हैं। मेरी सलाह हमेशा होती है कि जरूर भेजो, क्योंकि परिवार में आप वो सिखा ही नहीं पाएंगे जो ट्रिप पर सीखने का मौका मिलेगा। तो मैंने उसके पिता से, जो वहीं थे आसपास, अलग से बात की। मैंने कहा यार बड़ा नाराज है तेरा छोरा, कह रहा है कि पापा भेज नहीं रहे ट्रिप पे। अब सोचिए, मैं जब उसके पिता से मिलने गया, मेरे मन में ये भाव था कि ये ऐसी मूर्खता क्यों कर रहा है, क्यों नहीं भेज रहा उसे। और उसके बाप ने साइड में ले जाकर क्या बोला मुझे, बोला सर दिक्कत क्या है, डॉक्टर ने मना किया है, इसके हार्ट में प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने कहा है कि भूल के भी बाहर नहीं भेजना है, और ये भी कहे कि इसको पता भी नहीं चलना चाहिए कि प्रॉब्लम है। अगर इसको बता दिया इस उम्र में कि हार्ट में दिक्कत है तो जिंदगी खत्म, भेज दिया तो वैसे खत्म, तो करें क्या। अब देखिए दूसरा पक्ष सुनते क्या, वो पर्सपेक्टिव पूरा चेंज हो गया। आप तो गुस्से में थे कि कैसा बाप है, और बच्चा मुझसे पूछा, बच्चे को लग रहा है कि मैं उसकी अप्रोच लगाने गया हूँ, सिफारिश करने गया हूँ। वो मुझसे पूछ रहे कि बात करिए अपने आप में, क्या बोल। कई बार ऐसा होता है कि आपने एक पक्ष को सुना, आपको लगा इतना ऑथेंटिक है, पर्याप्त है, फैसला कर लो। लेकिन दूसरा पक्ष इतना ड्रामेटिकली अलग होता है, इतना जरूरी होता है कि वो सुनने के बाद आपको लगता है कि ये तो, इसके बिना तो फैसला हो ही नहीं सकता था। इसलिए कोई पक्ष कितना भी कन्विंसिंग हो, पूरा परिवार, पूरा धर्म, पूरा समाज, पूरी राजनीति सब एक तरफ बोल रहे हों, तब भी ध्यान रखना है कि एक दूसरा पक्ष भी होता है। और जब तक सिक्के का दूसरा पहलू नहीं देखेंगे, आप सच के नजदीक पहुंच नहीं पाएंगे। हमेशा देखिए, कोई इंफॉर्मेशन आई है, नियत का सवाल भी तो हो सकता है ना, किसी ने क्यों आपको बताया। कोई आपको कहे कि तुम जानते हो तुम जिसको पसंद करते हो आज कहाँ घूम रहा था, आप कहना अच्छा बता दो, पहले बता दो पूरा, तुम सूचना ले लीजिए, क्या दिक्कत है। फिर सोचिए कि ये बताने क्यों आए इतनी दूर से ऑटो खर्चा करके, हो सकता है तीसरा उम्मीदवार हो ये भी तो हो सकता है भाई। एक डाउट का स्पेस तो रहता ही है ना, आप इतना प्रिकॉशन तो लेंगे ही ना, ऐसे कैसे फैसला कर लेंगे किसी के बारे में एक सेकंड में। और जब तक तय ना हो कि वो व्यक्ति गलत है, तब तक उसको दोषी नहीं मानना है। हम बहुत जल्दी कोशिश करेंगे नार्को, पॉलीग्राफ ये सब समझेंगे, इसके पीछे की फिलॉसफी क्या है, क्या सिस्टम्स हैं, कानून का बुनियादी सिद्धांत क्या है। 1000 अपराधी भले छूट जाएं, एक भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। मोजेस मेमोनाइट नाम का एक दार्शनिक था, यहूदी दार्शनिक, उसका कथन है। और दुनिया के सारे सभ्य देश इसी उसूल पे चलते हैं। और इसका सिंपल मतलब यह है, जब तक साबित ना हो जाए कि कोई अपराधी है, उसे अपराधी नहीं मानना है, वरना आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। आप सब पे शक करते रहेंगे, सब पे संदेह करते रहेंगे, लोग आपसे बात करना बंद कर देंगे। दो ही तरीके हैं, जब तक साबित नहीं होगा तब तक भरोसा करूंगा, दूसरा जब तक साबित नहीं होगा तब तक शक करूंगा। ज्यादा अच्छा क्या है, भरोसा कीजिए जब तक साबित ना हो कि भरोसा गलत है, क्योंकि भरोसा बनाना मुश्किल काम है, तोड़ना बहुत आसान काम है। अब जब इतना कुछ हो गया, आपने नेचुरल जस्टिस भी देख लिया, एडिक्वेट आपके पास फैक्ट्स हैं, पक्ष विपक्ष में हैं, दोनों तरफ के हैं, वो सब देख लिए। तब सवाल आता है कि अब हमें जजमेंट करने की ओर बढ़ना है, और जजमेंट करते समय हमें किन किन गलतियों से बचना है। एक वर्ड होता है, आपने एक शब्द मतलब वो एक विषय का नाम सुना होगा, लॉजिक, सुना है? तर्कशास्त्र बोलते हैं इसको हिंदी में। लॉजिक इज ए पार्ट ऑफ फिलोसफी, फिलोसफी की कुछ ब्रांचेस हैं, उनमें से एक का नाम लॉजिक है। और लॉजिक का काम ये बताना है कि हम फैसला करते हुए, तार्किक फैसले करते समय कौन कौन सी त्रुटियां करते हैं। उन त्रुटियों को बोलते हैं फैलेसी।
या हिंदी में बोलते हैं तर्क दोष, कि तर्क करते हुए कौन सी गलती आमतौर पे हमसे हो जाती हैं अगर हम प्रिकॉशन ना लें, अगर हम समझदारी से काम ना करें। तो जजमेंट करते समय हमें कुछ ऐसी गलतियों से बचना है जिन्हें जनरली हम फैलेसी कह सकते हैं, तर्क दोष कह सकते हैं। तर्क दोष तो पचासों तरह के हैं, हम बहुत कॉमन सेंस वाली जो चीजें उनकी बात करेंगे, जो सामान्य जीवन में अप्लाई होती हैं, अक्सर होती हैं। जैसे एक है कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके इनपुट और जजमेंट के बीच में प्रोपोर्शन ठीक होना चाहिए। प्रोपोर्शनैलिटी यानी आनुपातिकता का सिद्धांत ठीक से काम करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इनपुट जितना है फैसला उतना ही होना चाहिए। ऐसी बात समझ में नहीं आ रही होगी बिना एग्जाम्पल के ना, एग्जाम्पल से बात समझ लेते हैं। आप लोग तो बहुत एडवांस जनरेशन के लोग हैं। हम जिस जमाने के आदि मानव हैं, हम लोग जिस जमाने के, उस जमाने में क्लासरूम में ऐसे बच्चे नहीं बैठते थे कि लड़के लड़कियां एक साथ बैठे हों। तो मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूँ वहाँ जब मैं 8वीं क्लास में आया, वहां तक तो केवल वो लड़कों का स्कूल था। कई हजार लड़के जैसे एक जेल में एक साथ बंद हो गए हों, ऐसा लगता था। स्कूल अच्छा था, लेकिन स्कूल केवल पढ़ाई के लिए थोड़ा बच्चे जाते हैं, उनको तो अच्छा जीवन चाहिए। फिर वहां पर कोएड नाम की एक चीज है कि अब से स्कूल कोएड हो गया है। तो लड़के बहुत उत्साहित थे उस समय कि अब स्कूल कोएड हो गया है। अब उनको स्कूल आने की भी इच्छा पहली बार होनी शुरू हुई कि अब हम स्कूल जाएंगे। तो हमें लगा बड़ा अच्छा स्कूल हो जाएगा। फिर पता लगा नहीं भाई, केवल एक मीडियम, इंग्लिश मीडियम में बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें बहुत कम बच्चे थे। हिंदी मीडियम में लड़कियों का सेक्शन अलग, लड़कों का सेक्शन अलग होगा। ये कोएड होता था। लड़कों के मतलब सेक्शंस, ब्लॉक्स भी अलग थे। वो लड़कों का जेल है, ये लड़कियों का जेल है, इस तरह से होता था। और बीच में कुछ टापू थे जहां लड़के लड़कियां एक साथ क्लास में होते थे, इंग्लिश मीडियम में। कई बच्चों ने इंग्लिश मीडियम ले लिया उस चक्कर में, जबकि इंग्लिश उनको आती नहीं थी बिल्कुल भी लेकिन इंग्लिश मीडियम इस चक्कर में लिया कई बच्चों ने, उनमें एक मैं भी था। तो आती नहीं थी इंग्लिश उस जमाने में, लेकिन ठीक है, बहुत सारे दोस्त थे तो हम भी चले गए। फिर पता लगा वहां पर भी जो बैठने का तरीका था, 4 रो थी, उनमें से 3 लड़कों की, 1 लड़कियों की। बीच में हाईवे था बहुत बड़ा। लड़कों वाले में आपस में कम गैप था, लड़के लड़की के बीच में इतना गैप था, लगा तालिबान जैसा भाव आता था वहां पर, कितना गैप। अब सोचिए, पहली बार किसी छोटे शहर, छोटे कस्बे में कोएड स्कूल शुरू होगा तो ऐसे ही होगा, सीधी सी बात है, कैसे होगा? सब लड़के ताक में की बात हो जाए किसी से, सब तो बात नहीं कर पाएंगे। कोई एक आध बात कर लेगा, बात भी क्या कर लेगा, पेन मांग लेगा, कॉपी मांग लेगा, और क्या, यही तो होता है। पेन से ही बात शुरू होती है, पेन और नोट से, और कहाँ से बात शुरू होती है? और जिस दिन किसी लड़के ने पेन मांग लिया, बाकी लड़के उसको बधाई देते थे कि यार क्या बात है, पेन मांग लिया तुमने तो, गजब। और पेन मांगने में ही लोग मान लेते थे कि अब शादी होने वाली है इन लोगों की। कई लोग बच्चों के नाम भी सोचने लगते थे। हमें बहुत साल बाद समझ में आया कि अगर कोई लड़की किसी लड़के से पेन मांग ले तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि लड़के ने लड़के से पेन मांगा है, बस। हमें कई साल लग गए समझने में। पहले हमें लगा सगाई तो पक्की है ही, कम से कम शादी, अफेयर तो है ही पता नहीं क्या क्या। कई साल बाद समझ में आया कि नहीं, सिर्फ पेन मांगा है, और पेन मांगने का मतलब सिर्फ पेन मांगा है। मैं अपनी क्लास में एग्जाम्पल खूब देके समझाता हूँ बच्चों को, ताकि वो भी थोड़ा ठीक से सोचे समझे। क्योंकि दिमाग कैसे काम करता है कि 3-4, जैसे आप लोग साथ साथ बैठे ना, आपके दिमाग भी खुले होंगे, हमारे तो बहुत बंद थे दिमाग उस समय। तो मान लीजिए किसी लड़की का पेन खत्म हो गया, साथ में एक लड़की बैठी, उसके पास भी पेन नहीं है एक्स्ट्रा। पहले उसने उसी से पूछा, पर पेन नहीं है। क्लास चल रही है बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत जरूरी बात चल रही है। अब वो क्या करे बेचारी? तो आसपास 2-3 लड़के बैठे थे, उनमें से किसी एक से उसने कहा कि पेन है क्या? तो वो लड़का तो पेन एक्स्ट्रा ला ही रहा था बहुत दिनों से कि कभी चांस मिले तो मैं पेन दूं। तो खटाक से पेन दिया उसने। बच्चे तो अपना पेन भी दे देते हैं कि हाँ है ना, लो तुम ये लो। हम तो वैसे ही आगे थे क्लास में। अब उन बच्चों में क्लास के बाद बात चल रही कि इसी से क्यों मांगा, क्योंकि वहां तो 3 लोग बैठे हुए थे। इसी से मांगा यानी कुछ खास बात है। और पूरा शास्त्रार्थ चल रहा है, क्योंकि इसके पास एक कार है और बाकी दोनों बेकार हैं।
फिर और चल रहा है, नहीं ये दिखने में अच्छा लगता है, नहीं ये, नहीं वो, नहीं वो। फिर अंत में किसी ने उससे पूछ लिया। इन लड़कों में से एक की बहन क्लासमेट थी, उस बहन को बीच में लाया गया कि तुम पूछ के बताओ क्या बात है। उसने पूछा कि तुमने यार पेन इसी से क्यों मांगा? 3 लोग बैठे थे। वो पता क्या बोलती है? किससे? कौन था? आप कह रहे कि ये 3 लोग थे, तुमने इनमें से इसी से पेन क्यों मांगा? बोली अच्छा ये तीनों थे क्या वहां? मैंने तो देखा ही नहीं, ऐसे मांग लिया पेन दे दो भाई, मैं तो सोचा भी नहीं। और तब उन मतलब महाराज को पता लगता है कि वो चुने नहीं गए हैं, वो बाई चांस बैठे थे तो उनसे पेन मांग लिया गया है। तो आपकी उम्र में थोड़ा ज़्यादा होता है कि इनपुट को बहुत बढ़ा के देखने की आदत हम लोगों को होती है। तो इनपुट जितना है ना, फैसला उतना ही। अगर किसी ने कहा कि भाई पेन दे दो, यानी पेन मांगा है ना? कोई देख के मुस्कुरा दे, ऐसा भी होता है कभी कभी। लड़के लोग झेल नहीं पाते हैं। मुझे ऐसे केसेस क्लास में मिलते थे। एक लड़का आके बोल रहा है कि सर, एक लड़के ने शिकायत की किसी लड़के की कि ये गलत तरीके से बात करता। तो मैंने पूछा, बोला सर एक दिन मैं आया तो मुझे देख के मुस्कुराई, फिर मैं क्या करूं? अजीब हाल है भाई, कोई अगर आपको देख के मुस्कुरा दे, ह्यूमन मुस्कुराहट भी तो होती है। विकसित देशों में तो बड़ी दिक्कत है। मैं जब पहली बार भारत से बाहर गया, यूरोप के एक देश में गया, मैं तो भारत का देहाती आदमी था एकदम। देहाती मतलब दिल्ली में था, लेकिन दिमाग देहाती था ना। गया तो वहां सड़क पर सुबह सैर कर रहा, सामने से एक महिला ही मुस्कुराने लगी देख के। मैं तो एकदम भारतीय आदमी, मैंने पीछे देखा कौन है, कोई तो आ रहा होगा भाई। कोई भी नहीं आ रहा था। मुझे लगा भूत प्रेत तो नहीं होते कि मुझे नजर नहीं आ रहा, इनको नजर आ रहा कोई। तो मैंने बहुत ही अजीब तरीके से व्यवहार किया, मैं वहां से निकल लिया भाग के, कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, भूत प्रेत का साया टाइप कुछ लगा मुझे। बाद में देखा कि वहां हर आदमी ऐसे कर रहा है, कोई पुरुष हो कोई स्त्री हो, सड़क पे अकेला हो कोई हो, आपस में एक दूसरे को मुस्कुरा के नमस्ते कहने की आदत ही है उन लोगों को। हर व्यक्ति को नमस्ते करता है मुस्कुरा के, उसमें कोई नियम कायदा अलग से है नहीं। तो 3-4 दिन के बाद फिर हम भी करने लग गए, जो मेरे नमस्ते कर दें उसको। अच्छा, वो बड़े प्यार से नमस्ते भी बोलते हैं कई बार, वो टूरिज्म जहां पर चलता है। अब वैसा मिजाज लेके भारत वापस आ गए तो दिक्कत है। आप सड़क पे निकले, आपने मुस्कुरा दिया, पता लगा फिर FIR हो गई सीधे उसके बाद तो, है ना? तो कहने का भाव ये है कि जो इनपुट है, उस इनपुट से जितना फैसला निकले उतना ही फैसला निकालिए, उससे ज्यादा फैसला मत निकालिए। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी। हम में से अधिकांश लोग बहुत बढ़ा के फैसला निकालते हैं। किसी ने सिर्फ इतना आपसे कहा कि यार अच्छा नहीं लगा तुमने आज ये काम किया, और आपने क्या क्या फैसले, सुसाइड और पता नहीं क्या क्या सोच लिया दिमाग के अंदर, उतना ही। किसी मूड में किसी ने कुछ कह दिया, टेम्परामेंट में, इमोशंस में कह दिया, तो उसकी वैल्यू उतनी ही रखी। बहुत बढ़ाइए मत उस चीज को, उतना ही जितना उसका महत्व होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जजमेंट की दूसरी फैलेसी को बोलते हैं इलिसिट जनरलाइजेशन, अवैध सामान्यीकरण इसको बोलते हैं हिंदी में। ये हम सब बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा। और मैंने ऐसे बहुत मासूम मासूम बच्चों को देखा है, छोटे बच्चे भी, जैसे पहली बार कोई पसंद आ गया उनको, मान लीजिए, स्वाभाविक सी बात है, ऐसा तो हो ही जाता है 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन में। किसी को देखकर अच्छा लगना है तो बहुत स्वाभाविक है। अगर बिल्कुल नहीं ऐसा हो रहा है तो चिंता की बात है, अगर हो रहा है तो नॉर्मल बात है। और उसी मासूमियत में जाके उसने कह दिया कि आप मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। और दूसरे व्यक्ति को ना मना करने की तमीज नहीं थी। भाई मना करने की भी तमीज होती है ना। आपको ठीक है उस रिलेशनशिप में नहीं जाना तो कायदे से मना कर दीजिए। और उसने कहा कि बेहतर होता कि एक बार आईना देख लिया होता मुझे कहने से पहले। इस बच्ची का दिल टूट गया, या बच्चे का दिल टूट गया, खतरनाक टूटा है। और इसने फैसला किया दुनिया के सारे लड़के ऐसे होते हैं, दुनिया की सारी लड़कियां धोखेबाज होती हैं, अब किसी से नहीं बात करनी, अब जिंदगी भर अकेले ही रहेंगे। यह है जनरलाइजेशन। एक सैंपल है छोटा सा, एक व्यक्ति, पूरे कितने 800 करोड़ हो गए ना तो दुनिया में लोग, हाँ 8 अरब लोग हो गए। 800 करोड़ में एक ने आपको गलत तरीके से बोला, और आपने फैसला कितने के बारे में किया?
अगर 400 मान लें आधे उसमें से, तो 400 करोड़ के बारे में फैसला आपने कर लिया। इसलिए अगर कभी ऐसा हो ना, जैसे सारे बिहारी ऐसे होते हैं, सारे हरियाणवी ऐसे होते हैं, सारे पंजाब के लोग ऐसे होते हैं, ऐसी बकवास जब भी कोई करे तो उसको बोलना नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपने बिहार के 4 लोगों से बात की, हरियाणा के 4 लोगों से बात की, उसके बारे में पूरे स्टेट को नाप दिया एक ही बार में। ये भी तो हो सकता है कि वो वहां के एक्सेप्शंस हों, अपवाद हों, जो आपको मिल गए हों। सबके बारे में क्यों फैसला कर लेंगे? इसलिए बहुत जरूरी है कि फैसला करते हुए बहुत जनरलाइजेशन आपसे ना हो, बहुत बड़े फैसले आप ना करें, उतना ही करें जितना करने की जरूरत है। तीसरी फैलेसी क्या होती है कि हम लोग एक एक आपने शब्द सुना होगा, बाइनरी आजकल चलता है खूब। हम लोग एक खास माइंडसेट में रहते हैं, उसको बोलते हैं बाइनरी या डाइकोटमी। एक शब्द चलता है फिलोसफी में, एक माइंडसेट का नाम है डाइकोटमी। बाइनरी थिंकिंग बोलते हैं। इसका मतलब या तो ये या वो। और फिलोसफी में, लॉजिक की दुनिया में इसका नाम होता है ऑल और नथिंग। या तो सब कुछ या कुछ भी नहीं, या ब्लैक और वाइट। इसी का नाम है दूसरा, ब्लैक और वाइट। एक स्लिपरी स्लोप नाम का चलता है फैलेसी, कुछ कुछ इसके नजदीक है, लेकिन ये थोड़ा सा उससे अलग है। इसका मतलब क्या है कि हम चीजों का फैसला करते हुए या तो इस तरफ खड़े होंगे या इस तरफ खड़े होंगे, और हम ये सोचने को तैयार ही नहीं है कि इन दोनों से अलावा तीसरा या चौथा या पांचवा रास्ता भी हो सकता है। ये आदमी या तो अच्छा है या बुरा है, या ईमानदार है या चोर है, या वफादार है या बेवफा है। जबकि दुनिया में, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। एक ही आदमी ईमानदार भी होता है, चोर भी होता है। ऐसे कुछ लोग हैं जो ऑफिस के मामले में 100% ईमानदार होंगे, पारिवारिक मामले में चोर हो सकते हैं। परिवार में 100% ईमानदार हैं, ऑफिस में चोर एक नंबर के। ऐसे लोग होते हैं, बहुत होते हैं। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद ने पहली बार यह समझाया हिंदी साहित्य को कि कोई कैरेक्टर सिर्फ अच्छा या बुरा नहीं होता है, अच्छा और बुरा होता है, और मामला केवल प्रपोर्शन का है। कोई 45% अच्छा है, 55 बुरा है, कोई 55 अच्छा है, 45 बुरा है, कोई 65-35 पे है, कोई 72-28 पे होगा, कोई 24-76 पे होगा। इसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूम की अप्रोच। और कॉन्टिन्यूम का मतलब ये है कि जब आप फैसला करें, हमेशा किसी चरम पर ना रहें, किसी एक्सट्रीम पर ना रहें। मोदी जी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बुरे हैं, एकदम बुरे हैं, ये ड्रामा नहीं करना है। क्या बोलना है, मुझे मोदी जी की ये पॉलिसीज बहुत अच्छी लगती हैं, ये ठीक लगती हैं, ये और ये ठीक नहीं लगती हैं। एक समझदार व्यक्ति की तरह बात करेंगे हम, क्यों एक बहे हुए व्यक्ति की तरह बात करेंगे उछल कूद के। और मोदी जी क्यों, कोई भी नेता हो, आप किसी एक व्यक्ति के अलग अलग पक्षों को अलग अलग स्तर पर देखने समझने के लिए क्यों तैयार नहीं होते? क्यों उसके बारे में पूरा एक ही फैसला कर देना हमेशा के लिए? और चौथी बात जो आपकी उम्र में ज्यादा मैटर करती है, वो ये कि जब भी कोई फैसला हो, हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी डिसीजंस आपके हैं वो टेम्परेरी हैं। और इसलिए इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा रखिए कि अगर कुछ नए और ऑथेंटिक इनपुट्स मिलते हैं तो आप अपनी राय, अपना निर्णय, अपना फैसला बदल सके। कई बार हम इतने रिजिड होते हैं अपने फैसलों को लेकर, लगता है कि एक बार कह दिया, लोग क्या कहेंगे, अब कैसे बदले अपनी बात को। यही तो साहस है, ये कह पाना कि मैं जो कह रहा था वो गलत था। आज मुझे लगता है कि मैं अपना ही बेहतर संस्करण हूं, अपना ही बेटर वर्जन हूं। मुझे अपना ध्यान है कि मैं बचपन के दौर में घोर दक्षिणपंथी रहा हूं। विश्वविद्यालय में गया तो काफी हद तक वामपंथ का असर मेरे ऊपर हो गया, और आज मुझे लगता है कि वो दोनों रास्ते गलत थे। अपनी नजर क्यों नहीं होनी चाहिए, अपनी निगाह क्यों नहीं होनी चाहिए? मैं क्यों किसी की निगाह के पीछे चलूं भाई? मैं क्यों किसी का फॉलोवर बनूं? अपनी निगाह से देखेंगे। ये कहने का साहस कि हाँ मैं गलत था। फिलोसफी की दुनिया में कांट एक बड़ा महान दार्शनिक हुआ है, बहुत महान। अगर मेरा सबसे प्रिय हो पश्चिम में तो कांट है।
पहले वो रैशनलिज्म के रास्ते पर चला। रैशनलिज्म एक सेक्ट है, एक एम्पायरिसिज्म एक दूसरा सेक्ट है, बुद्धिवाद और अनुभववाद कहते हैं। वो बुद्धिवाद का दीवाना हो गया। इतने में एक अनुभववादी दार्शनिक ह्यूम को उसने पढ़ा, पागल हो गया एकदम कि अरे यार यही सही है। फिर बुद्धिवाद के एक दार्शनिक को पढ़ा, बोला नहीं यार ये नहीं, ये सही है। फिर ह्यूम से उसने कुछ चीजें सीखी, फिर बोला नहीं यही सही है। पेंडुलम की तरह बेचारा इधर 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 इधर, और अंत में उसने घोषणा की दोनों गलत है, हम तो अपने रास्ते पर चलेंगे। और उसने उस रास्ते का नाम दिया समीक्षावाद या क्रिटिसिज्म या क्रिटिकल फिलॉसफी। मैं क्यों किसी का पीछे लग्गू बनूं भाई। और 20th सेंचुरी में, कांड तो 18th सेंचुरी में हुआ, 20th सेंचुरी में एक आदमी विटगेंस्टीन, इतना प्यारा आदमी हुआ, कैम्ब्रिज से वो जुड़ा हुआ था, लुडविग विटगेंस्टीन उसका नाम था। और टाइम पत्रिका ने 20वीं सदी के सबसे महान 100 लोगों में उसको स्थान दिया। उसकी फिलॉसफी बहुत मुश्किल है, समझना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूं वो जो रोचक बात उसके बारे में, उसने किताब लिखी, ट्रैक्टेटस नाम से किताब लिखी, बहुत फेमस हो गई किताब। इतनी फेमस हो गई कि उस किताब को बेस बनाकर फिलॉसफी में 2-3 स्कूल चल पड़े, पूरे पूरे सब उसके दीवाने हो गए। फिर वो घूमने चला गया, नदी के तट पे रहने लग गया। फिर वापस आए कुछ साल बाद और आके बोला कि मैंने उस किताब में जो भी लिखा था वो सब बकवास है, मैं खुद अपनी किताब को खारिज करता हूं। बाकी लोग बोले आप तो खारिज कर दोगे, हम तो उसी के बेस में पता नहीं कहां तक भवन बना चुके अपने अपने। उसने कहा नहीं, गलत है तो गलत है। मैंने बोला, उस समय वही समझ में आया, सब गलत है। और तब एक दूसरा सिद्धांत निकाला, अपने ही पहले सिद्धांत के खिलाफ दूसरा सिद्धांत। ये साहस कि जो मैंने फैसला किया है, एक समय के बाद हो सकता है कि पर्याप्त इनपुट्स ऐसे मिले कि मुझे ही समझ में आ जाए कि ये फैसला गलत था। और गलत था तो मैं गलत फैसला क्यों ढोता रहूं भाई। क्यों नहीं ईमानदारी से मान लूं कि हाँ एक गलती हुई, अब मैं उस गलती का निराकरण कर रहा हूं, मेरी राय पहले ये थी, अब मेरी राय ये है। और अभी भी गारंटी नहीं है कि हमेशा ही रहेगी राय, कल को बदल सकती है। हाँ, ह्यूमन रिलेशंस में आप नहीं कर सकते ऐसा बार बार, लेकिन सामाजिक मुद्दों पे, राजनीतिक मुद्दों पे तो कर ही सकते हैं। और इसलिए आज के दौर में अगर आप इन प्रिकॉशंस को ध्यान रखते हैं तो मेरा ख्याल है कि हम बेटर जज होंगे। जज बनना बहुत मुश्किल काम होता है, हम जज बनते बहुत ज्यादा हैं। अपने मामले में वकील, दूसरों के मामले में जज तुरंत बन जाते हैं। लेकिन जजमेंटल होना जज होना नहीं है, जजमेंटल हुए बिना ठीक फैसला करना जज होना है। तो ये आज की चर्चा में जो करना चाह रहा था वो ये थी। आपके मन में कुछ सवाल इसको लेके उठ रहे हो तो पूछिए, उसको डिस्कस करें। जी बताइए। हेलो सर, मेरा नाम शिवशंकर शुक्ला है। सर, कभी-कभी क्या होता है कि हम एक ही अवसर पे निर्णय लेने पे लगे होते हैं और बहुत सारे अवसर सेम टाइम पे हमारे हाथ से निकल जाते हैं। सरल भाषा में बोलो ना कि कई ऑफर आए हुए एक साथ और एक को चुनना है। मतलब जैसे लाइफ से ही रिलेटेड मान लीजिए, सेम टाइम पे जैसे बीटेक करें या फिर मेडिकल में जाएँ या फिर बीए करें, या ऐसे मतलब बहुत सारे वो अवसर हों और मान लीजिए हम एक निर्णय ले रहे हों और दूसरे मतलब मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ सही से। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि कभी-कभी जिंदगी में ऐसा मोमेंट है जहां बार-बार चांस नहीं मिलेगा फैसला करने का, आज नहीं, ही जैसे फैसला मान करना है। लीजिए कि एक ही अवसर है, मतलब एक अवसर पे हम लगे हुए हैं, एक ही निर्णय लेने में, कि नहीं हम इसी पे सोचेंगे और बहुत सारे और हमारे जो चांसेज़ हैं, वो पीछे छूट गए। तो फिर इस एक साथ कैसे लेके चला जाए नहीं सबको? नहीं, वो तो छूटेगा ही ना। बैठिए बैठिए, देखिए वो तो छूटेगा ही। एक अरस्तू का नाम सुना है आपने? उसने इससे बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा कि जब हम पैदा होते हैं तो पोटेंशियलिटी बहुत होती है हमारे अंदर, एक्चुअलिटी कुछ भी नहीं होती है। यानी जैसे आप छोटा बच्चा है, क्या बनेगा? इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, प्लेयर बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, जो चाहे बने। एक्चुअल भी कुछ भी नहीं बना है। धीरे धीरे वो जिंदगी के फैसले लेगा। जैसे मान लीजिए 10वीं क्लास के बाद उसने चुन लिया कि मैं ह्यूमैनिटीज पढ़ूंगा। अब ह्यूमैनिटीज पढ़ते ही अब वो डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता, साइंटिस्ट नहीं बन सकता, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकता। अब वो हिस्टोरियन बन सकता है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट बन सकता है, सोशियोलॉजिस्ट बन सकता है।
जैसे जैसे जीवन में आप आगे बढ़ते हैं पोटेंशियलिटी कम होने लगती है और एक्चुअलिटी बढ़ने लगती है, और आगे चल के आप एक स्पेशलाइजेशन में चले जाते हैं, सुपर स्पेशलाइजेशन में जाते हैं, तो आपके पास एक दो ऑप्शन बचते हैं। ये तो जिंदगी का सामान्य नियम है ना आज के दौर में। करना ये है कि जब आप ऐसे जंक्शन पे खड़े हों, किसी मुहाने पे खड़े हैं जहां फैसला करना है, चौराहा है, फैसला केवल इसलिए मत कीजिए कि आपके समाज ने क्या कहा है, परिवार ने क्या कहा है, या दोस्तों ने क्या कहा है। जिंदगी का फैसला है, बुद्धि और दिल का मामला कम है, अंतरात्मा का मामला ज्यादा है। और जब ऐसे मामलों में दुविधा हो, बुद्धि की भी जरूरत है। जैसे 3 में से एक चुनना है, तीनों के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, नोट कीजिए। कभी कभी नोट करने के प्रोसेस में ही समझ में आ जाएगा कि ये फैसला ठीक नहीं होगा, आप खुद ही छोड़ देंगे, आपका मन भी मान जाएगा उसके लिए। और कभी अगर ऐसी दुविधा है कि मन नहीं मान रहा है, तो मैं तो ये मानता हूं कि अंतिम फैसला बुद्धि से नहीं, अंतरात्मा से होना चाहिए। और अंतरात्मा एक वो आवाज है जो आपके अंदर आपको बीच बीच में सुनाई देती है, कौंधती है। उसको माना जाता है कि वो आपके व्यक्तित्व के सबसे नजदीक की आवाज है। अंतरात्मा से फैसला लेने में भी गलती हो सकती है, लेकिन उसमें गलती सबसे कम होगी, मिनिमम मिस्टेक्स होंगी। और ये बात एग्जिस्टेंशियलिज्म के लोग बार बार कहते हैं, हजारों बार कहते हैं कि जब भी दुविधा हो जीवन में, अंतरात्मा से फैसला लेना है। अंतरात्मा पर कभी विस्तार में बात करेंगे, अभी संकेत के रूप में। ठीक है जी, बताइए। नमस्ते सर। मेरा नमस्ते नाम कविता है सर। जी। सर जैसे आपने इनपुट के बारे में बताया तो उससे रिलेटेड एक सवाल है सर। जैसे इनपुट पहले सर हम ग्राउंड लेवल पे बहुत सारी चीज़ों को सर्च कर बातचीत कर समझते थे। हम्म, अभी सर उन इनपुट्स को हम कहीं न कहीं यूट्यूब के प्लेटफ़ॉर्म पे सर्च करते हैं। उसमें भी सर हम वीडियो में देखते हैं कि कौन-सा 1 घंटे का है, कौन-सा 30 मिनट का। बहुत छोटे से विकल्प को लेकर आगे बढ़ते हैं। अब वो चीज़ और छोटी होकर शॉर्ट्स और रील्स में आ गई है। तो कहीं न कहीं सर दिमाग उलझा रहता है कि कौन-सा इनपुट है, मतलब एक सही इनपुट है। उसमें सर अपने दिमाग को किस तरीके से एक सृजन करे कि इनपुट में भी चीज़ें हमें क्लियर हो पाए? देखिए, इनपुट का जो मेरा तरीका है, जैसे मान लीजिए मुझे किसी मुद्दे पर बात करनी है, जैसे जो हमने कहा हिजाब है, कोई मुद्दा है, उससे बात करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले उसमें लेफ्ट और राइट विंग के 5-5, 6-6 बढ़िया लेख अपने फ़ोन में सेव करता हूँ, फिर प्रिंट आउट निकाल लेता हूँ। कुछ बढ़िया लेख द हिंदू में मिलेंगे, कुछ आपको एक्सप्रेस में मिलेंगे। ये लेफ्ट ओरिएंटेशन के अखबार हैं। जो राइट विंग के प्लेटफॉर्म्स हैं या अखबार हैं, कुछ अच्छे लेख, रिसर्च आर्टिकल्स वहाँ भी मिल जाएंगे। कोई पांचजन्य में भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजर में भी हो सकता है, कि आप तो कोई स्पेशल विशेषांक उसी पे निकला हो। तो पहले से ये नहीं मान लेना है कि ये तरफ सही है कि वो तरफ सही है। आप कम से कम बैलेंस करने वाले पर्सपेक्टिव्स को एक साथ प्रिंट आउट लेके धैर्य के साथ, क्योंकि उस पर आपको बात करनी है। छोटे मोटे मामलों में बहुत जरूरत नहीं होती कि आप 50 इनपुट्स लें। मामले की गंभीरता और महत्व के हिसाब से इनपुट्स की मात्रा तय होनी चाहिए। तो मेरा तरीका ये है, किसी विषय पर बात करने से पहले जितनी विचारधाराओं के पर्सपेक्टिव्स उस विषय पे हैं, उन सबकी तरफ से कम ऑथेंटिक 2-3 आर्टिकल्स पढूं, उनमें से सार निकालूं, ट्रक्स निकालूं, अपने विवेक का इस्तेमाल करके देखूं कौन सा आर्गुमेंट किसका ठीक है, उन सब सही चीजों को मिला के अपनी एक राय डेवलप करूं। तो ठीक है, यूट्यूब के ज़माने में दिक्कत तो है ही सोशल मीडिया में, लेकिन जब कोई महत्वपूर्ण मुद्दा आएगा तो आप खुद, आपके अंदर से ये ज़रूरत आएगी कि आप टाइम दें उस पर। कभी मौका मिलेगा तो 2 शब्द केवल संकेत कर रहा हूँ, जो हमारा सोचने का तरीका है उसके लिए 2 शब्द चलते हैं, एक ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग होती है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग होती है। कभी डिस्कस करेंगे कि हम कब सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करते हैं, कब ह्यूरिस्टिक का। गैर महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम ज़्यादा लोड नहीं लेते, इसी को ह्यूरिस्टिक बोल देते हैं। लेकिन जब कोई मुद्दा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है ना, तो हम अपने आप सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग में जाते हैं और ठीक से टाइम इन्वेस्ट करते हैं फैसला करने से पहले। ये हम सब करते हैं, आप भी करती होंगी। और कोई सवाल आपके मन में? बाप रे, इतने सारे सवाल हैं। पूछिए पूछिए। गुड आफ्टरनून सर, इशिका दिस साइड। सर इशिका मेरे नाम है आपका? हाँ जी, जी। इशिका। सर 2 क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आए हैं अभी इस पूरे लेक्चर में। सर जब हम ज़्यादा मतलब कि सजेशंस होती है, तो सर उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? बेसिकली अगर मैं किसी सिचुएशन में हूँ और मेरे पास ज़्यादा सजेशंस आ रही हैं, ज़्यादा इनपुट्स आ रहे हैं, तो मैं उसमें मतलब कि बेसिकली क्या मेरा
डिसीजन रिलेटेड प्रोसेस होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं ऑब्जेक्टिविटी की बात करती हूँ, या तो ऑल या फिर नथिंग, या तो ब्लैक या फिर वाइट, बट वहाँ मेरे पास बेसिकली सही रहता है कि इतने लिमिटेड ही रहेगा और इसी में ही मुझे करना है। बट मेरे पास अगर ज़्यादा स्पेस आ रहा है, ज़्यादा सजेशंस आ रही हैं, तो उस केस में क्या करना चाहिए? देखिए, इनपुट्स अगर ज़्यादा जगह से आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपका दिमाग ये भी बताता होगा कि कौन सा इनपुट देने वाला व्यक्ति या चैनल या प्लेटफॉर्म कितना ऑथेंटिक है। तो सबसे पहले अपने आसपास से उन व्यक्तियों और चैनल्स को थोड़ा दूर कीजिए जो बहुत ठोस बात करने से दूर रहते हैं। ऐसे होंगे आपके आसपास भी, मैं भी देखता हूँ। हम सबके दिमाग में फिल्टर लगा होता है। जैसे हंसी जी मजाक की बात में अगर कहूँ, जैसे जो स्टाफ में कुछ लोग हैं, कुछ की आदत होती है चीज़ों को बढ़ा के कहने की, कुछ की होती है कम करके कहने की। तो कुछ इंटरेक्शंस के बाद हमारे दिमाग में एक फ़िल्टर काम करने लगता है। जैसे कोई आके मुझे बोले कि सर बहुत अर्जेंसी है। मेरे पास मैसेज जैसे किसी का है कि सर बहुत अर्जेंट है, बात करनी है। 2-3 इंसिडेंट्स हो चुके हैं, तो मुझे पता है कि इसकी अर्जेंसी भी ऐसी है कि 4-5 दिन तक कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ लोग ऐसे होंगे लिखेंगे कि बात करने की ज़रूरत है, समय हो तो बताइएगा। और मुझे पता है कि ये बोल नहीं रहा है पर ये बहुत अर्जेंट बात है, इसलिए इसने ऐसा लिखा होगा। तो जिनके साथ आप संवाद में हैं, धीरे-धीरे समझिए उनके व्यक्तित्व को कि कौन कितना ऑथेंटिक, कितना गहरा, कैसा व्यक्ति है। और ऐसे मामले में हमेशा ऐसे व्यक्ति को प्रेफ़रेंस दीजिए जो गहरी और समझदारी की बात करना जानते हैं। और ज़्यादा इनपुट्स होने से कन्फ्यूज़न बढ़ता है, ये बात सही है। लेकिन विकल्प जब ज़्यादा होते हैं तो संभावना होती है कि आप सही विकल्प तक और अच्छे से पहुँच पाएँगे। कन्फ्यूज़न होगा इसलिए विकल्प कम कर दें, वो ठीक बात नहीं है। है ना? स सर निर्णय की सेकंड, प्रक्रिया बेहतर बने, वो बेहतर बात है। सर कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हम डिसीजंस पहले से भी ले चुके होते हैं, बट फिर भी हम एक सजेशन के लिए जाते हैं। तो उस केस में ऐसा कभी-कभी नहीं होता, आम तौर पे होता है। आम सर तौर पे वो फैसला पहले हो चुका होता है। फिर हम सजेशन के लिए क्यों जाते हैं? इसकी 2 वजहें हैं। एक तो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज़्म होता है। आप दूसरों को दिखाना चाह रहे हैं कि देखो मैं तो सबकी बात सुनने के बाद फैसला करती हूँ, जबकि फैसला आप कर चुकी हैं। एक तो इसलिए कि आप सबके सामने कह सकें, देखो मैंने कितना सोच के फैसला लिया, मैंने तो इनसे भी राय ली, उनसे भी राय ली। एक तो मन में ये भाव रहता है। कभी-कभी आपने फैसला किया पर आपको हल्का-सा खुद भी डाउट है, सेल्फ डाउट है कि फैसला गलत तो नहीं हो गया। कभी-कभी इसलिए हम एक्स्ट्रा सजेशन सीक करते हैं कि शायद कोई गलती हो गई हो, तुम सुधार लें। दूसरी बात है तो बढ़िया है। पहली बात है तो वो केवल इसलिए है कि आप सबको जस्टिफाई कर सकें कि देखो, मैंने तो पूछा था। इतनी बात है। ठीक है? बैठिए, बैठिए, बैठिए। मेरा नाम मदन मोहन है सर। और आपने इमैनुअल कांट की बात की कि उन्होंने जो भी चीज़ें फॉलो की, अपनी ही बुक को उन्होंने खारिज किया और फिर से एक नया सिद्धांत दिया, जो भी था। हम भी उसी समय में एक जो दौर है कि हमें बहुत सारे डिसीजन लेने हैं और हम लेना भी चाहते हैं। कई लेते हैं, उसमें फेल भी हुए। तो जब फेल होते हैं तो कभी लगता है कि दूसरा व्यक्ति हमें जो है आलोचना से और सारी चीज़ें से कह रहा है। हम जानते हैं कि हो सकता है वो सही न हो, हम खुद भी अपने आप को आँकते हैं कि नहीं हम उससे तो बेटर थे, लेकिन वो हमें सीख दे रहा है। लेकिन जब ऐसे डिसीजन 4-5 बार हम फेल हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंट हमारा फेल हो रहा है, तो एक समय ऐसा आता है जब हम कहते हैं कि नहीं, हो सकता है हम उसके मुँह पे कह दें कि नहीं तुम गलत हो, मैं सही कर रहा हूँ। लेकिन जब आप अकेले में सोचते हैं तो ये लगता है कि हाँ, नहीं कहीं तो गलती नहीं हो रही है। तो फिर जब अगली बार हमें क्रांति करनी है, नई लानी है, तो हिम्मत कैसे लाएँगे? और वो डिसीजन कैसे हो कि कैसे परखें कि नहीं यहाँ से था, जो उन्होंने आलोचना की, जो कहा या कुछ लोगों ने सजेशन दिया, हो सकता है कभी 10% आपको तारीफ़ भी मिल गई, हाँ ठीक है, चलो अच्छा किया तुमने। तो वो उस बीच में कैसे आप अपने आप को आगे बढ़ाएँ? अगर आपने 4-5 फैसले किए जो गलत साबित हुए, जी, तो पहले तो इस अहंकार से बाहर निकल जाइए कि सबसे अच्छा फैसला मैं ही करता हूँ। है ना? ये हो सकता है कि सच में आप गलती कर रहे हों, यस सर, इनपुट्स कम हो या ऑब्जेक्टिविटी कम हो, ये हो सकता है ना? यस सर, दूसरा व्यक्ति आपको सलाह दे रहा है लेकिन उसकी भाषा चुभती हुई है, हाँ, तो भाषा को साइड में कर दीजिए, बात को समझ लीजिए। अगर बात में दम है, भाई कोई चुभती हुई भाषा में सलाह दे, पर सलाह अच्छी दे, तो भाषा साइड में कर दीजिए, सलाह ले लीजिए। जी, कोई मीठी भाषा में बकवास कर रहा है, तो दूर कीजिए, केवल भाषा सुनिए, मस्त रहिए, क्या मतलब है ना? सार को वही रखे, वो तो करना ही पड़ेगा ना, सार निकालना पड़ेगा। यस, तो यदि ये 3-4 फैसले गलत हुए, तो विनम्रता से मान सकते हैं कि शायद हमने कोई गलती की होगी।
और यदि कोई सलाह अच्छी दे रहा है तो उस सलाह का उतना हिस्सा स्वीकार करने में कोई हर्ज भी नहीं है। यस सर। और लोग क्या कहेंगे इसका बहुत ध्यान मत दीजिए, लेकिन हाँ, अगर कोई अच्छी सलाह है तो बेशक लोग कहें कि देखो इसकी नकल मार ली, कोई बात नहीं, जी। अपना फैसला लेके आगे बढ़िए। और आप कुछ भी करेंगे तो लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही कहेंगे। तो बेहतर है कि जो सबसे सही फैसला है वो चुनिए, और लोग क्या कहेंगे मतलब मैं एक तकिया कलाम मेरा है, जी। लोग क्या सोचेंगे, अगर ये भी मैं सोचूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, तो उनको सोचने दो, अपना जो ठीक लगता है वो कीजिए। ठीक है, ठीक है। बैठिए बैठिए। नमस्कार सर, मेरा नाम रेखा वर्मा है। सर, जैसे कि आपने बताया कि कांट ने अपनी ही पुस्तक को खारिज कर दिया था। आमतौर पर ये माना जाता है कि किसी भी मुद्दे पर या किसी भी बात पर एक स्थिरता सामाजिक साख से जोड़ी जाती है कि ये व्यक्ति विश्वसनीय है, अपनी बात पर अड़िग रहेगा। लेकिन ड्यूरिंग द लाइफ प्रोसेसन हम लोग सोचते हैं वही परिष्करण वाला सिद्धांत कि ये चीज़ ठीक है, अनुभव से गलत मिली है, आगे इसको और बेहतर करते हैं। और अगर ये ऐसा बार-बार हो रहा है, तो क्या उस सामाजिक साख को हम कैसे काउंटर करें? मैंने पहले ही कहा था कि पर्सनल रिलेशंस में ये बात लागू नहीं होती है। मैं सामाजिक संबंधों के हाँ, संदर्भ में मैं बात कर उसी रही की बात कर रहा हूँ। संबंधों के मामले में यदि आप बार-बार खारिज कर रहे हैं, तो इसमें सच में ये खतरा है कि आपको एक सही व्यक्ति के रूप में ना देखा जाए, क्योंकि बचपन की बात अलग है, मैच्योर होने के बाद जब आप संबंध अपने चुनते हैं, तो ये अपेक्षा की जाती है कि आपने सोच समझ के चुना होगा। एक आध गलती हो सकती है, लेकिन बार-बार होगी तो इसका मतलब आपके थॉट प्रोसेस में मिस्टेक्स हो रही हैं। यहाँ तो बात है विचारों की। अगर आप कहें कि मैंने पिछली बार इस पार्टी को वोट दिया था, लेकिन इस बीच में मुझे लगा कि मेरा फैसला गलत था, इसलिए मैं इस बार इस पार्टी को वोट दूंगा, मुझे नहीं लगता कोई आपकी साख इससे खत्म होने वाली है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक मुद्दों पर आपके फैसले क्या हैं, अगर वो बदल रहे हैं और तथ्यों के साथ बदल रहे हैं, आप समझा सकते हैं लोगों को कि मैंने क्यों अपनी राय बदली, तो इससे आपकी राय, आपके बारे में साख बेहतर ही बनेगी, खराब नहीं बनेगी। लेकिन हाँ, पर्सनल सोशल रिलेशनशिप्स में बहुत फ्लक्चुएशंस अगर हैं, तो ये संकेत है कि आप बहुत स्थिर मन से नहीं सोच पा रही हैं, वो बात सही भी है। तो मैंने पहले ही कहा था कि रिलेशनशिप्स की बात नहीं है, ये विचारों की बात है, मुद्दों की बात है। मुद्दों के मामले में आपकी राय समय के साथ बदले, तथ्यों के साथ बदले, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या परेशानी है? तब तो फिर सर जैसा कि समझाना होगा, अपना पक्ष रखना होगा, तो क्या हम फिर उसी प्रोसेस में फँसे रहेंगे? फिर अपना नहीं, परिश्रम हम कैसे तो करेंगे फिर और एक आगे? बिंदु वो आता है जब आपको इस बात से फर्क पड़ना बंद हो जाता है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। फिर साख की बात ही क्यों करनी? जैसे मेरी साख मेरे इलाके में शून्य है इस मामले में, मुझे फर्क भी नहीं पड़ रहा। मैं इतना क्यों सोचूं कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं? मैं निश्चिंत हूँ, मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और कभी किसी से नाराजगी हो भी जाए ना, दुश्मनी वुश्मनी मत कीजिए, उसमें टाइम बहुत खर्च होता है। सबसे अच्छा होता है इग्नोर कीजिए। एग्ज़ैक्टली। जिक्र क्या, जुबां पे नाम नहीं, इससे बढ़कर इंतकाम नहीं। वाह! सोचिए ही मत, अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए, मस्त रहिए। थैंक यू सर। बैठिए बैठिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतना समय निकाला, और जल्दी ही अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे फिर से। ठीक, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SM ब्राइट फ्यूचर। आइए चलते हैं अपना क्वेश्चन ऑफ द सीरीज की तरफ, जो कि आपकी साइंस की है, और सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सभी क्वेश्चंस आपके जो है NCERT की बुक से लिए गए हैं, ताकि जो है आने वाले एग्ज़ाम्स में आपके जो है अच्छा स्कोर आप कर सको और NCERT की बुक भी आपकी कवर हो सके। आइए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? यानी इसमें से हमें देखनी है 3 फसलें इसके अंदर खरीफ की हैं और 1 फसल इसमें खरीफ की नहीं है। तो खरीफ और रबी ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप जो है ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, इसमें से एक नया क्वेश्चन आपका बनता है। तो अगर मैं बात करूँ खरीफ की फसल, अच्छा धान तो ये तो खरीफ की फसल है, मक्का खरीफ की फसल है, सोयाबीन खरीफ की फसल है, बल्कि मटर, जो मटर है ये खरीफ की फसल नहीं है। ये जो ये किसकी फसल है? खरीफ की नहीं, तो ये है रबी की फसल। किसकी है? ये है आपकी रबी की फसल। तो इसके अंदर जो मटर दे रखी है ये आपकी कौन सी फसल हो जाएगी? रबी की हो जाएगी। जबकि जो मक्का दे रखी है ये आपकी कौन सी हो जाएगी? खरीफ की फसल हो जाएगी।
आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले देख लेते हैं कि खरीफ की फसल से रिलेटेड और कुछ चीज़ें क्या पूछी जाती हैं। सबसे पहले खरीफ की जो फसल का महीना है वो कौन कौन सा है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जो इसका फसल का महीना होता है जून से सितंबर तक का होता है। और एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कौन कौन सी फसल खरीफ के अंदर हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, धान की, मक्का की, सोयाबीन, मूंगफली और कपास, ये सारी जो फसलें हैं ये किसके अंदर आती हैं, किसके अंतर्गत आती हैं, ये खरीफ की फसल के अंतर्गत आती हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। महासागर में अगर कोई चीज़ डूब जाती है, जैसे कि आपको यहाँ दिखा रखा है साइड में, ये जहाज़ क्या हो गया, ये डूब गया। या फिर कोई ऐसी चट्टान जो समुद्र से क्या हो, नीचे की साइड कुछ चट्टान है, कुछ पत्थर हैं, कुछ बर्फीला पहाड़ है, अगर वो पहाड़ के उसके समुद्र के नीचे है तो उसको पहचानने के लिए, उसको जानने के लिए, उसकी स्थिति देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन दे रखा आपके ऑडियोमीटर का, गैल्वेनोमीटर का, सिस्मोग्राफ का या सोनार का। अगर मैं बात करूँ इसमें राइट आंसर की, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सोनार। तो हम क्या करते हैं, जहाज़ के अंदर सोनार लगा देते हैं और सोनार जो है नीचे जो वस्तु होती हैं, जो पहाड़ होता है, जो चट्टानें होती हैं, उनका पता लगा लेता है ताकि हम उसकी स्थिति जान करके अपना जो है बचाव कर सकें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। अब देखिए इसमें से क्या दे रखा है आपका, रबी की फसल देखनी है। अगर रबी की फसल की मैं बात करूं तो इसमें सरसों रबी की फसल है, गेहूं रबी की फसल है, चना है, ये जो कपास है, कपास ये रबी की फसल नहीं है। तो अगर ये रबी की फसल नहीं है तो ये कपास किसकी फसल है, अगर रबी की नहीं है तो ये किसकी है, तो ये हो गया आपकी खरीफ की फसल। ये किसकी है फिर फसल, ये है आपकी खरीफ की फसल होगी। मैं कह रहा हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप एक बार ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा। अब इसमें हम रबी की फसल से रिलेटेड कुछ फैक्ट भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले रबी की फसल जो है वो किस किस महीने में बोई जाती है, ये अक्टूबर से मार्च तक बोई जाती है। और इसके अंदर कौन कौन सी फसलें होती हैं, तो इसमें होता है आपका गेहूँ, चना, मटर, सरसों और अलसी। ये आलसी लिखा गया है, सॉरी, ये है तुम्हारा अलसी। क्या है ये, अलसी। तो महीना याद रखिएगा और इसमें कौन कौन सी फसल होती है उसका ध्यान में रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। जो मनुष्य जो स्वस्थ होता है, जो ठीक होता है, इसमें कोई बीमारी नहीं होती, तो उसके शरीर का तापमान कितना होगा। ऑप्शन से रखा आपके 37 डिग्री सेल्सियस या 37 फ़ारेनहाइट, 98.4 सेल्सियस या 98.4 केल्विन। तो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके, इसमें क्या हो जाएगा, देखो सामान्य मनुष्य का शरीर का तापमान जो होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं बात करूँ फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट में होता है 98.40 फ़ारेनहाइट। तो इसमें 98 फ़ारेनहाइट का तो कोई सा भी ऑप्शन दे नहीं रखा 98 के साथ में, जबकि दे रखा है 37 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस में आंसर इसका राइट हो जाएगा। तो ये देख लीजिएगा, जो डॉक्टर चेक करते हैं वो 37 डिग्री सेल्सियस से चेक करते हैं या फिर फ़ारेनहाइट से चेक करते हैं। केचुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुआ पालन को क्या कहते हैं। केचुआ पालन को क्या कहते हैं। ऑप्शन दे रखे आपके एपी कल्चर, पीसी कल्चर, वर्मी कल्चर या सेरिकल्चर। 4 ऑप्शन आपके दे रखे। अगर मैं बात करूं केचुआ पालन की, जो यहाँ पर ये केचुआ पालन कर रहे हैं, तो इस केचुआ पालन को बोलते हैं वर्मी कल्चर। केचुआ पालन को क्या बोलते हैं, वर्मी कल्चर। अच्छा, मधुमक्खी दिखा रखी है इसमें, मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं, मधुमक्खी पालन को बोलते हैं हम एपी कल्चर। उसको क्या बोलते हैं, एपी कल्चर। अच्छा, पीसी कल्चर किसको बोलते हैं, पीसी कल्चर भी दे रखा है, पीसी कल्चर बोलते हैं इसमें मछली पालन को। किसको बोलते हैं, मछली पालन को क्या बोलते हैं, पीसी कल्चर इसमें बोला जाता है। और सेरिकल्चर जो है, सेरिकल्चर जो होता है रेशम उद्योग से रिलेटेड होता है। किससे होता है, रेशम उद्योग से रिलेटेड होता है। और एक चीज़ का और ध्यान में रखिएगा, जो केचुए होते हैं ये किसानों को क्या होते हैं, मित्र होते हैं, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है। और मधुमक्खी और चींटी के डंक में जो है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। इस चीज़ का भी आप ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेखा ने 1 गिलास पानी में कुछ गेहूं के बीज डाले, इसमें से पता लगाइए कौन सा बीज बोने के लिए स्वस्थ है। अच्छा, एक गिलास था, ये आप गिलास मान लीजिए, एक गिलास इस तरीके से, इसके अंदर क्या करा गया, कुछ छोटे छोटे ये बीज डाले गए। इसमें था हमारा पानी, इस तरीके से ये पानी था। इसमें बीज डालने के बाद इसमें कुछ बीज तो नीचे की तली में रह गए और कुछ बीज ऊपर की साइड आ गए। तो इसमें ये पूछा गया कि कौन से बीज स्वस्थ हैं बोने के लिए। जो पानी में डूब गए, ऑप्शन दे रखे हैं, वो स्वस्थ है, या फिर जो पानी के ऊपर तैरने लगे वो स्वस्थ हैं, जो पहले पानी में डूब गए बाद में तैरने लगे वो स्वस्थ हैं, या इनमें से कोई भी स्वस्थ नहीं है। अगर मैं बात करूं
बीजों की, तो जो पानी में जो नीचे बैठ जाते हैं, पानी के जो नीचे बैठ जाते हैं वो बीज क्या होते हैं, स्वस्थ होते हैं। जो पानी में डूब गए ना, यानी वो भारी बीज है, स्वस्थ बीज है। जो पानी के ऊपर रहते हैं वो होते हैं खोखले बीज, जो कि किसी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं या फिर किसी कीड़े ने या फिर किसी वो खा चुके हैं। तो इस तरीके से जो पानी में डूब जाते हैं वो भी अस्वस्थ होते हैं। जो पानी में जो पानी में डूब जाते हैं वो स्वस्थ होते हैं। जो पानी के ऊपर तैरने लगते हैं वो खोखले बीज और बेकार बीज होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? भूकंप मापी यंत्र यानी भूकंप को नापने वाला यंत्र कौन सा है? अब दे रखा है इसमें क्रेस्कोग्राफ, सिस्मोग्राफ, गीगर काउंटर या रेंगेज। अगर मैं बात करूं आपके भूकंप मापी यंत्र की, तो आपका क्या हो जाएगा, सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ के थ्रू जो है आपका भूकंप मापा जाता है। और एक इससे छोटा होता है रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल पे भी क्या करते हैं, हम भूकंप को नापते हैं। ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखिएगा, एक तो सिस्मोग्राफ और एक रिएक्टर स्केल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए क्या है नेक्स्ट। कौन सा रोग विटामिन ए की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है ये बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं आपके, बेरी, स्कर्वी, रतौंधी या अनीमिया। अगर बात की जाए विटामिन ए की, तो विटामिन ए की कमी से जो आपका रोग होता है वो होता है आपका रतौंधी। रतौंधी से क्या होता है, आपकी आंखों की जो होती है कमज़ोर हो जाती हैं। तो आपको गाजर ज़्यादा खानी चाहिए, गाजर से जिससे कि रोशनी आपकी बढ़ती है, जिसमें विटामिन ए होता है। और अगर मैं बात करूं और जो इसके अंदर बीमारियां दे रखी हैं वो किस किस से होती है, बेरी की बात करूं तो विटामिन बी की कमी से होती है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होती है, रतौंधी तो विटामिन ए की कमी से होती है जो कि आपकी दे रखी है। और अनीमिया की बात करूं तो ये होता है आपका आयरन की कमी से। ये किसकी कमी से होता है, आयरन की। ये होता है आयरन की कमी से। तो तीनों चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, कुछ पौधे की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है? यानी जो पौधों की इस तरीके से ये जड़ होती हैं नीचे की साइड में, पौधों की जड़ जो होती है ये इस तरीके से जड़ जो जा रही होती है, इसमें ना नाइट्रोजन की, कुछ पौधों में नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से ये कुछ इनकी जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है? तो ऑप्शन दे रखे हैं आपके, राइजोबियम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर जाइलम या एंजाइम्स। अगर मैं बात करूं इसके जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों की जो नीचे की जड़ें होती हैं, इसके अंदर जो आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं वो करते हैं राइजोबियम। राइजोबियम नामक एक जीवाणु होते हैं वो कि क्या करते हैं, पौधों के अंदर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। माइक्रोकॉन्ड्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो आपका पावर हाउस कहलाता है हमारा बॉडी के अंदर। जाइलम क्या काम करता है, जड़ों से पानी ले जा करके ये ऊपर इसका काम होता है पूरे पौधों के अंदर पानी पहुंचाना, हर अंग के अंदर इसका पानी पहुंचाना, जाइलम। इनका कार्य ध्यान में रखिएगा। जाइलम का एक बार डीएसएसबी में आपका क्वेश्चन पूछा गया। माइटोकॉन्ड्रिया का ही पूछा जाता है। ऊर्जा घर हमारा कौन सा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट थे, जो आपके सीटेट, यूपीटेट, डीएसएसबी, सुपर टेट, बिहार टेट, ये सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब जो है हम क्या करेंगे, ईवीएस, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश और ज्योग्राफी क्लासेस भी जल्दी ही अपने इस पर अपलोड करेंगे। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।